आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए उपयोगी होगा। और यहाँ पे इस सीरीज में जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित है। PYQ सीरीज है, सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है और ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं ऑल एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए एक हम मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं। देखिए आपके सामने एक मोटिवेशनल कोट है। मोटिवेशनल से कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन तब वो चलिए 10 मिनट लगी, लेकिन चलिए सुना देते हैं कि पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है। पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है। कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ की हाथों में पहली कमाई देनी है। सही बात है सर एकदम, कि पापा को मेहनत को एक नया पहचान देना है। कैसे हार जाएं मुश्किलों से, क्योंकि अभी के माँ के हाथों में तब पहली कमाई देनी है। देखिए इस मोटिवेशनल कोट से कुछ होना जाने है नहीं। ग्लूकोज की तरह ही 10 मिनट आप पे असर डालेगा, 10 मिनट के बाद ही तुरंत उतरेगा कि आपको पता न चलेगा। इसीलिए आपका अगर परमानेंट मोटिवेशनल चाहिए तो आपके अंदर से वो खुद आने चाहिए और आपके असली मोटिवेशनल आपके पेरेंट्स ही होंगे सर। तो चलिए हम इसमें कुछ ना कर सकते हैं। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल से देखिए, सबसे पहला सवाल क्या कहा था, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का ही एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ। उसी से वंदे मातरम को लिया गया है। और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो इसको गाने में 1 मिनट 52 सेकेंड का टाइम लगता है। 1 मिनट 52 सेकेंड लगता है वंदे मातरम को गाने में। उसके बाद सबसे फिर सवाल पूछ देगा कि बताइए वंदे मातरम को सबसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 के करते हैं रहीमतुल्ला। तो पूछेगा वंदे मातरम का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम कहां से लिया गया? तब बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम को। और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम को गाने में 1 मिनट 52 सेकेंड लगता है। और वंदे मातरम को सबसे पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला करते हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार गाया गया वंदे मातरम। चलिए सेकंड नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में होता है। और भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध क्रांति से संबंधित है। किस क्रांति से? दूध क्रांति से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। तो इसे श्वेत क्रांति बोलिए या दूध क्रांति बोलिए, ऑपरेशन फ्लड कीजिए, सभी दूध के भारी मात्रा में उत्पादन से संबंधित है। और इसका जो जनक है भारत में वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किनको? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यह ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत क्यों किया गया था? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दूध भारत क्या कर सके? ज्यादा से ज्यादा दूध को उत्पादन कर सके। कौन? भारत। इसी कारण भारत जो है दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है। और ऑपरेशन फ्लड से सबसे पहले पंजाब के अंदर मदर डेयरी की शुरुआत की गई। तो मदर डेयरी की जो शुरुआत है ये ऑपरेशन फ्लड का ही देन माना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड का जनक वर्गीज कुरियन है। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। चलिए सेकंड नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। सेकंड नंबर सवाल कहता है
सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है कि मंगल के उपग्रह का नाम क्या है? तो देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ये मंगल ग्रह को कौन ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये किसकी वजह से लाल है? तो फेरिक ऑक्साइड की मात्रा की वजह से, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा की वजह से ये मंगल ग्रह लाल है। और मंगल ग्रह जो है पहले आता है बुध, पहले बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी। तो जो बुध और शुक्र के बीच में है कौन है? मंगल। मंगल कैसा ग्रह है? लाल ग्रह है। इसके दो उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह हैं। पहला का नाम है फोबोस, फोबोस, पहला का नाम है फोबस या फोबोस, और दूसरा के नाम है डाइमस। दूसरा का क्या नाम है? डाइमस। दूसरा का क्या नाम है? डाइमस नाम है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, पहला का नाम है फोबस और दूसरा का नाम है डाइमस। पहला का नाम है फोबस, दूसरा का नाम है डाइमस। और मंगल ग्रह बुध के बाद और शुक्र से पहले, बुध के बाद और शुक्र से पहले बीच में आता है कौन? बुध और शुक्र के बगल बीच में कौन है? मंगल ग्रह। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, और शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं, और बुध को सबसे छोटा ग्रह भी कहते हैं। तो आपको इतना चीज को तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन के पढ़ने से और उसका आंसर को याद रखने से या रट जाने से सिलेक्शन नहीं होता। जब तक उसका आपके पास डिटेलिंग सॉल्यूशन नहीं रहेगा सिलेक्शन नहीं होगा सर। चलिए चौथा नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती, दयानंद, दयानंद सरस्वती, सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इनका है मूल शंकर। बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? मुंबई के अंदर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना मुंबई के अंदर कब होता है? 1875 में होता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तब मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई के अंदर करते हैं। इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। और सत्यार्थ प्रकाश जो है इन्हीं का पुस्तक है। चलिए हम लोग पांचवा नंबर सवाल देख लेते हैं। पांचवा नंबर सवाल का था कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध। याद करने का ट्रिक क्या है कि देखिए हीरा कुछ इस प्रकार से होता है, तो हीरा कैसा है? लंबा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तब महानदी पर है। जो लंबा रहेगा वो हमेशा महान होता है, जो लंबा होगा वो हमेशा महान होता है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। कौन बांध है? टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और भारत का गुरुत्व में बड़ा तरंग कौन सा है? तो गुरुत्व में बड़ा तरंग है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर है, वो गुरुत्व में बड़ा है। ऐसे बड़ा टिहरी बांध है जो कि भागीरथी उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए छठा नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। छठा नंबर सवाल क्या आता है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। ये भारत 1333 ईस्वी में आता है। किसके दरबार में आता है? तो देखिए गयासुद्दीन के मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन
तुगलक राजा बनता है। गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है और मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के ज्ञान से प्रभावित होकर दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। दिल्ली का काजी, तो दिल्ली का काजी किसे बनाता है? इब्न बतूता को। कौन बनाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम है जौना खान। जौना खान नाम है, जौना खान। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, पागल बादशाह, रक्त पिसासु बादशाह, सनकी बादशाह, सनकी बादशाह के भी नाम से जाना जाता है। और इसी के गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दिल्ली जो है सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, दिल्ली में सबसे ज्यादा नगर का विस्तार हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुआ और ये अपनी राजधानी देवगिरी, ये अपनी राजधानी कहां बनाया था? तो देवगिरी बनाया था या देवनगरी बनाया था। तो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय और ये 1333 ईस्वी में भारत आया और इब्न बतूता के ज्ञान से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक उसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना खान है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, सानकी बादशाह, रक्त पिशासु बादशाह के भी नाम से जानते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय सबसे ज्यादा दिल्ली में नगरों का विकास हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य जिसका संस्थापक हरियर एवं बुक्का नामक दो भाई रहे, उनका भी विजय उसी समय हुआ था मेरे भाइयों। चलिए 7वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 7वां नंबर सवाल कहता है कि मास्टर ग्रंथि है, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। इसी को प्यूट्यूटरी, प्यूट्यूटरी ग्लैंड भी इसी को कहते हैं। और ये सबसे छोटा ग्रंथि है, सबसे छोटा ग्रंथि मानव शरीर में कौन सा है? तो प्यूट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, जो कि कहां? मस्तिष्क में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। और शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है। कौन है? लीवर है सबसे बड़ा ग्रंथि शरीर का। अब देखिए पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन निकलता है, जो भी हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नियंत्रण करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। तो पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। और ये ठीक मस्तिष्क के नीचे होता है। कौन? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, लेकिन सुपर मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहते हैं, क्योंकि मारा पीटी शादी ब्याह प्यार मोहब्बत सब यही कराता है। कौन? हाइपोथैलेमस। उसके बाद यहाँ पे एक और सवाल पूछ देगा कि मास्टर ग्लैंड या जो पीयूष ग्रंथि है, इससे दो, ऐसे तो हार्मोन बहुत सारा निकलता है लेकिन दो हार्मोन आपको याद रखना है। पहला प्रोलैक्टिन और दूसरा ऑक्सीटॉक्सिन। प्रोलैक्टिन मूत्र को कम करने में रिलीज होता है और ऑक्सीटॉक्सिन जो है दुग्ध उत्पादन में संबंध रखता है। कौन? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। तो मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि या प्यूट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड है, ये मस्तिष्क के ठीक नीचे है और इससे जो भी हार्मोन निकलता है उसको नियंत्रण करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। प्यार मोहब्बत दर्द लड़ाई झगड़ा सब यही करवाता है। और शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड या ग्रंथि लीवर होता है। और अंतःस्रावी में सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि होता है। चलिए 8वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल का था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में किया जाता है। 427 ईसा पूर्व किया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम करते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम करते हैं। और कुमारगुप्त का ही उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त था। इसी का है जूनागढ़ अभिलेख। तो पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त प्रथम किए। कब किए? 427 ईसा पूर्व किए। लेकिन इसको पे आक्रमण कौन किया था? तो आक्रमण करने का काम करता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कब करता है? तो 1011 ईस्वी के आसपास ये भारत पर
नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण करता है बख्तियार खिलजी। स्थापना किया जाता है 427 ईसा पूर्व कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त से ही संबंधित जूनागढ़ अभिलेख है। चलिए 9वां नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। 9वां नंबर सवाल कहता है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को, इसी को बोला जाता है वेनस। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौंदर्य देवता यही शुक्र ग्रह है। अगर किसी को सौंदर्य सुंदरता चाहिए तो वो शुक्र ग्रह को उपासना करे, जैसे में आप लोग। तो शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वेनस कहा जाता है। ये सबसे चमकीला ग्रह है और पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। साथ में भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। शुक्र को वेनस इंग्लिश में कहते हैं। और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कौन है? शुक्र है। और शुक्र सौंदर्य देवता भी कहलाते हैं। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवाल की हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल कहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तब देखिए, भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? तो इसका तुलना जर्मनी के एकीकरण के ये जो नेपोलियन थे, जर्मनी के नेपोलियन, जो फ्रांस के जो नेपोलियन थे उनसे तुलना किया जाता है इन भारत के नेपोलियन को। तब भारत का नेपोलियन कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऐसे अगर हम थोड़ा हिंट दे दें तो बता दें कि ये गुप्त वंश के दूसरा शासक थे। ये गुप्त वंश के कितना हमारा नंबर शासक थे? तो ये गुप्त वंश के दूसरा नंबर शासक थे। और स्वर्ण युग को आगे बढ़ाने का काम यही शासक किया था और सबसे एकदम बहादुर शासक था। इसीलिए इनको नेपोलियन का उपाधि दिए थे, क्योंकि ये जो बहुत सारे युद्ध को ये जीत चुके थे। जैसे फ्रांस में नेपोलियन जीत चुका था, एक भी युद्ध नहीं हारा था, जो कि वाटरलू के युद्ध 1815 में उसकी मृत्यु कर दिया जाता है सेंट हेलेना द्वीप में। उसी तरह ये भी एक भी युद्ध नहीं हारे थे। तो इन्हीं का तुलना उनसे किया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से और उसका आंसर याद या रट लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आपको उसका फुल डिटेल नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको इस चैनल से आपको एग्जाम के लिए मदद मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आप इसी तरह के सीरीज अगर चाहते हैं तो आप लोग बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।